अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 98 कैफ 3 का स्टार्ट हो गया जी। अच्छा, आप लोगों को ये मैंने ईपीयू बनाना सिखाया था और क्वेश्चन 6 भी यहीं पे सॉल्व कर दिया था, प्रोसेस अकाउंट बनाकर किया था। अगर हम बात करें कि जी प्रोसेस अकाउंट के बगैर ये सवाल कैसे होना है, तो कोई फ़र्क नहीं है। बस यही ज़हन में रखें जैसे पिछले सवाल किए थे, बिल्कुल उसी तरह से आपने सवाल करना होता है। ठीक है, आपको ईपीयू पहले निकालना है। ठीक है, यार असगर को ज़रा चलो रहने दो। चलो अच्छा जी, बात ये हो रही थी कि आप ईपीयू फटाफट पहले बनाएंगे। ठीक है, ईपीयू बनाने के लिए आपको क्वांटिटी स्केड्यूल चाहिए। अब मैं 1 मिनट के लिए भूल गया कि मैंने ऊपर ये सवाल किया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्वांटिटी स्केड्यूल बना लूँगा सिर्फ, जिसको हम लेजर की फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है जी, अब सारा ही है। यूनिट्स है, यूनिट्स जल्दी से बताना है। यूनिट्स हैं केजीज हैं? यूनिट्स। अब कोई ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस था? इनपुट कितना किया? इनपुट जल्दी से बताओ। इनपुट 4000। सवाल को देख लेते हैं थोड़ा सा। इनपुट 4000 हुआ, ये बना भी हुआ था वैसे आधा पुजादा। ठीक है, फिनिश गुड्स है, नॉर्मल लॉस है, वर्क इन प्रोसेस है। हम नॉर्मल लॉस पहले लिखते हैं। नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स है? 400। एक्चुअल आउटपुट 2750। हाँ 2750, वही मैं बोला। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एक लाइन छोड़कर कितना? 700। ठीक है, अच्छा अब जब बैलेंस करके देखा तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? क्रेडिट साइड पर। तो हमने कहा हो, जो सोचा था शायद उससे कुछ ज़्यादा लॉस हो गया, तो अब नॉर्मल लॉस हमारा बैलेंसिंग आ गया। कितना था? 150। अब बाकी मसला कोई नहीं था। जब ये नहीं होता था तो हम क्या करते थे? इनपुट टोटल कॉस्ट लेते थे, उसको डिवाइड कर देते थे इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स के साथ। लेकिन अब उसमें फिर बचता ही क्या था? यही दो। अब ये नहीं कर सकते, हमें ये 3 तरह के यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है। और उसमें सबसे बड़ा मसला है ये तीसरा, जो पूरा कंप्लीट ही नहीं है। तो फिर उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की वर्किंग ओपन करेंगे। ये मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि ये तो सेम ही रहनी है। ठीक है ना, ये ऐसे क्वांटिटी लेजर के बाद बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने पिछले सवाल आपको कराए थे, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो यूं कहना चाहिए कि ये आपकी वर्किंग 1 ये थी, फिर वर्किंग 2 ये बन गई। वर्किंग 2 के अंदर आपने एक्चुअल आउटपुट लेना है, 100% कंप्लीट होता है। फिर अब नॉर्मल लॉस भी 100% कंप्लीट है क्योंकि इंस्पेक्शन की स्टेज गिवन नहीं, अज्यूम यही करते हैं, या शायद लिखा हुआ था, शायद लिखा हुआ था। हाँ, लॉसेज आर रिकॉर्डेड एट द एंड। तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आज पढ़ानी है, इसलिए इस बुनियाद बना रहा हूँ। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या है? 100%। यानी कि कोई खराब यूनिट भी होगा तो वो पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, सारा मटेरियल, सारी लेबर, सारे ओवरहेड्स लग जाएंगे, तो वो पता लगेगा। इसका मतलब उसके ऊपर भी पूरी कॉस्ट लग चुकी होती है। ठीक है, तो ये भी 100% कंप्लीट था। और तीसरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, जिसके बारे में उसने कहा था 3 स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी थी, हमने 3 ही कर ली। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 100, 50 और 40 था। यहाँ से हमने निकाले थे ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ये सेम काम है ना, सिर्फ क्या किया मैंने? इसको स्किप किया। ना करें तब भी खैर है, रिक्वायरमेंट उसने कहा ये कॉस्ट निकाल दे, तो इसको वर्किंग का रेफरेंस देके ऊपर आप लिख लें फिगर और ये वर्किंग रेफर हो जाएगी। लेकिन इसमें फिर टाइम ज़्यादा लगता है, तो पता होना चाहिए डायरेक्ट चलना क्या, सिर्फ यूनिट्स चाहिए थे, वो निकाल लिए, ईपीयू निकाल लिया। अब नॉर्मल लॉस की डेट को हम वैसे भी निकाल सकते थे, जरा स्टेटमेंट बनाते हैं 400 4000 माइनस 400 माइनस 275 माइनस 700। तो अब नॉर्मल लॉस के निकल सकते थे वैसे। हाँ, लेकिन हम एक ही तरतीब पे चलते हैं भाई। ठीक है, जब हमारे पास वर्क इन प्रोसेस आ जाता है तो हम ईपीयू निकालेंगे। और ईपीयू कैसे निकालेंगे? क्रेडिट साइड के ऊपर जो यूनिट्स पड़े हैं नॉर्मल लॉस के अलावा वाले, उनको हमने ले लेना है। ठीक है, ओपनिंग का फिर भी आज भी कुछ नहीं करना, आज ओपनिंग भी आने लगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब कॉस्ट हमने उठाई 16000,
81 25 और 34 98, ठीक है। इनको लेकर इनके अपने अपने यूनिट से डिवाइड किया, हमारे पास आ गई कॉस्ट पर यूनिट। हर कॉस्ट अलग अलग, मटेरियल की अलग से पर यूनिट कॉस्ट आ गई, लेबर की अलग से आ गई और ओवरहेड्स की अलग से। अब उसने क्या कहा हुआ था, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े, कहा था उसने कैलकुलेट करो वैल्यूज ऑफ एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। अब यहाँ पे आके वो वाला नॉलेज जो हम बार बार करवाता था, हालांकि एंड पे बैलेंसिंग में निकलना होता, तो यहाँ पे आके काम आता। अगर पूरा प्रोसेस अकाउंट नहीं बना रहे तो बैलेंसिंग तो नहीं निकल सकता ना, आपको कॉस्ट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर हमने आके तरतीब से शुरू कर दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हम निकालेंगे जी कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। जी कैसे निकलेगी, अब यूनिट्स मौजूद, ये यूनिट्स है ये, ठीक है, और इनको सारी की सारी कॉस्ट ही एलोकेट कर देंगे। तो 2750 यूनिट्स है इंटू रुपीज 7.85। क्यों 7.85 कर लिया जी हमने, क्योंकि ये 100% कंप्लीट यूनिट्स हैं, इनमें कुछ भी बाकी नहीं था। अब यहां पे हम रेफरेंस देंगे 2750 सवाल में गिवन था, इसका रेफरेंस देंगे वर्किंग नंबर 2। इस तरह सवाल हो रहा होगा, ठीक है। क्या आंसर आता है, 21588 रुपीज में ही। चल अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज ने कही है क्लोजिंग एबनॉर्मल लॉस की भी कॉस्ट निकालो। तो हमने कहा जी कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस भी निकाल लेते हैं, मसला ही कोई नहीं। ये भी चूंकि एंड पे पड़ा है तो इसमें भी मसला कोई नहीं है। यूनिट्स पकड़े, ये यूनिट्स पकड़े 150, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। ये भी ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहीं से फिर अगले वाले को देखना होता है, ठीक है। तो 150 150 150, तो हमने कहा यार सेम ही है। अगर आप 150 इंटू दिस प्लस 150 इंटू दिस प्लस 150 दिस करें तो पागल हैं आप। 150 इंटू 7.85 क्यों नहीं कर लेते, टाइम बचाएं, ठीक है। तो 150 इंटू रुपीज 7.85 जी 1177 78 है, चलो यार। और आखिर में क्या है जी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब इसमें मसला क्या है, इसमें मसला यह है कि यूनिट्स अलग अलग हैं, तो फिर यहाँ पे अलग अलग काम करना पड़ेगा आपको। तो मटेरियल के हिसाब से 700 यूनिट्स बन चुके, इनटू मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट, बोलो 4.700 ही है ना, ये नहीं समझ आ रही तो बोलो फिर, फूटते क्यों नहीं, ठीक है। प्लस और लेबर के हिसाब से 350 यूनिट्स कंप्लीट हैं इंटू 2.5, ठीक है जी। तो 350 इंटू 2.5 आ गया, प्लस लेबर के कन्वर्जन के हिसाब से बाकी कन्वर्जन मतलब बाकी, इसको ओवरहेड्स लिखना चाहिए था वैसे, लेबर और इधर क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इधर ओवरहेड्स लिखना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा होता, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कन्वर्जन तो इन दोनों को मिलकर आता है ना, तो उसने अलग किया हुआ है। तो अच्छा कोई बात नहीं, तो इतना मसला था। 1.1 तो 280 इंटू 1.1 जी 41415। अब ये ऐसे करना था काम, ठीक है। ये कल आपने ऐसे किया था, ऐसे अलग अलग, और बैलेंसिंग भी निकल आता है। तो लेजर अगर मांगे तो ठीक है, ना मांगे तब भी आपको बताऊं, दिमाग के अंदर ये सारा कुछ चलना चाहिए। असल में ये था, इसीलिए मैंने रिक्वायरमेंट पढ़े बगैर हर सवाल में आपको क्या कहा, यार बना दो यार वो प्रोसेस अकाउंट बना दो। प्रोसेस अकाउंट आपके दिमाग में अगर बन गया ना जी, तो फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट में जो मर्जी करता रहे, फिर आप काबू कर लेते हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट आपने देखा कि उसने कॉस्ट की निकाल दी, तो असल में ये सवाल है आपका। तो वर्किंग 1 और वर्किंग 2, ठीक है। वर्किंग इधर रेफरेंस दोगे आप, यहां पर रेफरेंस दोगे आप वर्किंग नंबर 1 का, क्योंकि ये वाले थोड़ा सा नीचे ले आए मैं, यानी मैं आपको बता रहा हूं कि वर्किंग कौन कौन सी जरूरी थी। अब नॉर्मल लॉस नहीं निकल सकता था जब तक कि आपके पास एबनॉर्मल ये लेजर यानी क्वांटिटी स्केड्यूल ना बनता। वो स्केड्यूल हम बनाते होते हैं जरा लेजर की फॉर्म में, तो जब वो बना तो आपको बाकी सब चीजें तो गिवन थी, ये आपको वर्किंग 1 से मिल गया। ऐसे ही है, यही बैलेंसिंग निकला था ना जी, तो बोलो। तो बस ये जरूरत था मुझे, मैंने क्वांटिटी स्केड्यूल सिर्फ इसके लिए बनाया। जब ये बन गया फिर मैंने ईपीयू बनाया, जब ये आ गया, अब ये वर्किंग 2 से मुझे ये कॉस्ट चाहिए, वर्किंग 2 से ये कॉस्ट चाहिए, ये वर्किंग 2 से आई है सारी, रेफर कर दें आप, ओके। तो अगर रिक्वायरमेंट में, और पता है कि असल में ना, अगर रिक्वायरमेंट में उसने मांगा हुआ है प्रोसेस अकाउंट फिर तो ठीक है, नहीं मांगा हुआ तो फिर आप जिद है प्रोसेस अकाउंट बना के ही करना है तो कर लें बेटा। फिर प्रोसेस अकाउंट बना होगा तो उसके ऊपर टॉप पे फिर यूं लिखा होना है, आपको लिखना चाहिए कॉस्ट ऑफ दिस, कॉस्ट ऑफ दिस, कॉस्ट ऑफ दिस, और इसको वर्किंग 1 कह के रेफर कर देंगे, फिर भी ठीक है। बट देखो इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसमें कम टाइम लगा, सिर्फ क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया और रिक्वायर्ड चीज लिख ली, सही है। चल अच्छा जी, अब
हुन गल वध गई जे। लेकिन उससे पहले मेरा दिल है 7वां सवाल कर ले। चलो फटाफट करते हैं। 7वां आपका होमवर्क में था ना, किया था मार्कर्स। तो तू चुक गया उस्ताद। अच्छा जी 10 मिनट में ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि इसमें नई चीज कोई नहीं है। ओके, हो गया था घर पे सर सोल्यूशन नहीं था, हमें क्या पता किस किसने ट्राई किया था। ये कम क्यों हो गए, लगा दो बहाना। अच्छा, प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये सिलेबस में नहीं है इसलिए प्रोसेस अकाउंट ही होता है इसका। दूसरा काम क्या होता है, या ये बनाओ या प्रोसेस अकाउंट। हम प्रोसेस अकाउंट ही बनाएंगे, ठीक है। कहीं लिखा हुआ भी है तो उसको काट के मैं यही कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब HL produces certain chemicals for textile industry. The company has 3 departments. All material are introduced at the beginning of process in department A. तो भाई सारा मटेरियल जो है वो स्टार्ट में ही आ जाता है, ठीक है जी, सही है। इसका मतलब स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर गिवन भी हुई सिंगल भी, तो वो कन्वर्जन की होगी, मटेरियल 100% है। और ए में सब्सिक्वेंटली वही ट्रांसफर होता है बी में, और फिर बी में कोई भी लॉस होगा तो कह रहे हैं कि इसका मतलब वो क्या होगा, नॉर्मल लॉस। मतलब अगर सारा लॉस ही नॉर्मल होना है तो इसका मतलब दूसरा मतलब क्या हुआ कि कोई अब नॉर्मल लॉस नहीं होगा इस सवाल में। लो जी एक और मुबारक, नो कम कम कट गया ना, नो एबनॉर्मल लॉस। पहली बात उसने क्या की, सारा मटेरियल ए में स्टार्ट में ही इनपुट हो जाता है, फिर प्रोसेस बी के अंदर वही मटेरियल चला जाता है, और प्रोसेस बी में जो भी लॉस होगा वो नॉर्मल है। गाली मुक गई, यानी बैलेंसिंग आज नॉर्मल लॉस निकलेगा शायद, ठीक है। बहरहाल जो भी लॉस है नॉर्मल। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ HL फॉर डिपार्टमेंट बी। अच्छा, आज हमें उसने ला खड़ा किया है, तो प्रोसेस अकाउंट भी किसका बना रहे हैं, डिपार्टमेंट बी का, अगस्त के महीने का। तो इसका मतलब पहले सवाल करवाए थे ना, तीन प्रोसेस वाले, 2 प्रोसेस वाले, तो उसमें अब हेल्प मिलेगी। एक प्रोसेस है दूसरे के अंदर, तो एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, लेकिन एक का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस उसी का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आज देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा चलें जी, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नील है, आज आ जाएगा इंशाल्लाह। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लीटर्स में गिवन है। अच्छा ये लीटर्स हैं आज। यूनिट्स ट्रांसफर टू, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ये इनपुट आ गया, इनपुट, और ये क्या हो गया, आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट जो होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद लेबर रुपीज में दे दी, ओवरहेड्स भी रुपीज में दे दिए। चुप होगा तो हम इन्हीं को अज्यूम करेंगे एब्जॉर्ब नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं है एक्चुअल है, फिर सेम ही है ना, फर्क कोई नहीं, ठीक है। सवाल में अगर एक ही एफओआई दे रहा है तो बस वही है, फिर एक्चुअल है तो एब्जॉर्ब के बराबर अज्यूम करेंगे, एब्जॉर्ब है तो एक्चुअल के बराबर अज्यूम करेंगे, कोई अंडर ओवर कोई नहीं होगा ना, ठीक है। द डिग्री ऑफ, अच्छा मटेरियल फ्रॉम डिपार्टमेंट ए वर ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट ऑफ 1.8 पर लीटर। ये क्या है, वो जो हमने ये देखें ना, ये जो आया था 9200, 23,000 रुपए के हिसाब से आया था। इसके पीछे कॉस्ट पर यूनिट क्या थी, यानी अगर आपको वो यूं बता देता कि 9200 kgs 2.5 के हैं तो रुपीज निकाल सकते थे, ये वो फिगर गिवन है। बात समझ आई है कि डिपार्टमेंट ए से यूनिट्स जो डिपार्टमेंट बी में आए हैं, पर यूनिट या पर केजी या पर लीटर उनकी कॉस्ट क्या थी, तो वो ये कॉस्ट, वो जो असल पिछले की पर यूनिट कॉस्ट थी वही उसने यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। तो हम तो इस प्रोसेस में खड़े होंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे वो जो इनपुट हुए यूनिट्स इंटू 1.8 करेंगे और ये कॉस्ट आ जाएगी, कोई मसला। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये तो बहुत ही आसान सवाल था यार, इसका सोल्यूशन ही देना चाहिए था। किसको, मटेरियल कॉस्ट ही है एक तरह की इसमें, हालांकि मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड्स भी है, लेकिन प्रोसेस ए का आउटपुट प्रोसेस बी का जब इनपुट बना है तो आप यूं समझ लो कि ये इनपुट जो हुआ है ये इसके लिए मटेरियल ही है, सारी ही एक तरह उस मटेरियल पे कॉस्ट लग चुकी है, इसके लिए ये मटेरियल है, और फिर अगली लेबर ओवरहेड्स वगैरह यहाँ लगेंगे, ठीक है। अच्छा, द डिग्री ऑफ कंप्लीशन एट as to cost originated, the degree of completion of work in process as to cost originating in department B, यानी डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट के हिसाब से जो वर्क इन प्रोसेस है वो क्या है। अब अजीब से तरीके से वर्क इन प्रोसेस दे दिया,
तो आज ये मतलब स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो इस तरह से गिवन है, तो उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा आपके ख्याल में? क्या करना चाहिए आप बताएं। मतलब पर्चे में ये आ गया, मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, क्या करेंगे आपके जहन में क्या आता है, क्या कर लेंगे? वो कहता है कितने यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं वर्किंग प्रोसेस? 10,500 लीटर है। ये 10,500 लीटर्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या दे दी उसने? भाई मटेरियल तो 100% है, पहले ही पता लग गया है। तो कन्वर्जन की ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। कहता है इनमें से आधे 40% कंप्लीट है, 20% 30% कंप्लीट है, 30% 24% कंप्लीट है। तो क्या करें फिर? यूनिट्स तो निकले हुए हैं, 50 अलग 20 अलग। इससे बेहतर है हम एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लें। कभी ऐसा मसला हो ना, एक ही चीज की यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट की ही स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट गिवन है कि 50% यूनिट्स इतने कंप्लीट हैं, 30 इतने कंप्लीट हैं, 20 इतने कंप्लीट हैं, तो कोई बात नहीं, एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लो, एक उसी को यूज कर लेना, बात तो एक ही बनती है। ठीक है, तो एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन हम निकालेंगे, अभी सवाल में निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 50% इंटू 40% प्लस 20% इंटू 30% प्लस 30% इंटू 24.5% इज इक्वल टू आज के दिन से निकल आएगा तो 33% कह दो, 33 कुछ होगा, 33 अच्छा 35 लो जी। ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अब मटेरियल 100% और कन्वर्जन ये वर्किंग प्रोसेस की, बस कहानी खत्म और सवाल भी खत्म। शुरू करें जी जवाब, अब बोलो चलो। तो प्रोसेस बी, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, ऑटम 2011 का क्वेश्चन नंबर, हॉर्न बिल। हॉर्न बजा, बाहर निकले तो बिल आया हुआ था बिजली का, हॉर्न बिल। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम हजरत, कैसे आप? कल आए थे आप? खड़े हो जाए ज़रा। ये हजरत हैं, ये पिंडी से पढ़ने आए हैं। देखें ज़रा, ज़ियारत करें आप हजरात की, हैं ज़ियारत, बुजुर्गों की ज़ियारत भी बड़े सवाब की बात है। हाँ भाई, पढ़ने आए और पढ़ने नहीं आए? परसों आए थे, तो कल वाली क्लास का क्या किया? अपलोड तो नहीं होना था कल, क्यों अपलोड होना था? बैठो, क्यों अपलोड होना था कल? है कल धूप निकली हुई थी, परसों बारिश थी इसलिए अपलोड कर दिया, कल धूप निकली हुई थी इसलिए अपलोड करा लिया। बस यही है अपना जिंदगी का मकसद है भाईजान। अब कल वाली क्लास नहीं पढ़ी तो आज क्या समझ आएगी? कल वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास। ये जब बातें कर रहे हैं, ये ईपीयू, ये जब थोड़ी देर पहले आप थे उस वक्त, आप उस वक्त भी नहीं थे जब मैंने पिछला सवाल डिस्कस किया। कॉन्सेप्ट है, ओके वाओ। आजो फिर तुम पढ़ा दो, आजो। छुट्टी ना किया करो यार प्लीज यार, क्या करते हो तुम लोग? जालिमो, तुम लोग जालिम हो, जालिम। जालिम का मतलब यही नहीं होता कि जिसने डंडा उठाया, और जालिम वो भी होता है जिसको अम्मा अब्बा ने पढ़ने भेजा हुआ है और वो यहाँ पे आके फिर पढ़ाई के अलावा बाकी काम ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखता है। जालिम है वो भी। सिर्फ हुक्मरान जालिम नहीं है, सिर्फ हुक्मरान नहीं कर रहा करप्शन, आप भी कर रहे हैं करप्शन। घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा और यहाँ पे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे तो करप्शन है, ये भी करप्शन है। हुक्मरानों ने ये कर दिया, वो कर दिया, साढ़े विचों ही ने। तो रुपीज में करोगे 1000 में? घर पे किया ही होगा मेरे ख्याल में, तो रुपीज में ही हो जाना चाहिए। चले ले जी, शुरू करें जी काम। अच्छा जी, ओपनिंग कोई नहीं है, और ये सबसे पहले इनपुट 55,000 लीटर्स है, तो फ्रॉम प्रोसेस ए, प्रोसेस बी में हम खड़े हैं और इनपुट फ्रॉम प्रोसेस ए। अब कितने लीटर्स है? उसने कहा जी 55,000 लीटर जो हैं, इनका रेट पिछले प्रोसेस से कितना आया? 1.8 पर लीटर। ये वो कॉस्ट जो जिस पर ये आना था। ठीक है, कितना आ गया? 99,000। चलो
अब इनपुट यहाँ पे क्या लिखा करते थे उसके बाद, इनपुट इन, ऐसे कुछ लिखते होते थे, कुछ लिखते होते थे। मैं कह रहा हूँ जरा रिपीट हो, जरा रिपीट हो, क्या लिखते थे देख लो ना, आप लोगों को याद ही नहीं है ये तो कोई बात ना हुई। इनपुट कॉस्ट एडेड, लफ्ज लिखते थे कॉस्ट एडेड, और क्या लिखा था, यही 2 सवाल किए थे। यहाँ पे क्या लिखा था, इनपुट्स, अच्छा मुख्तलिफ लिख रहे हैं, कोई एक बना लेना। एक और सवाल किया था यहाँ पे क्या लिखा था, इनपुट्स, चलो फिर ठीक है, कॉस्ट भी एडेड लिख सकते हैं, इनपुट भी लिख सकते हैं, क्या पसंद करेंगे, इनपुट्स, इनपुट ऑफ प्रोसेस बी, ठीक है जी, इनपुट ऑफ प्रोसेस बी। मैं अपने लोग गया सी बड़ा शोखा हो गया, कहूँगा देखो हर जगह यही लिखा हुआ, तुम लोगों को याद नहीं है, लेकिन अगे मैं आप ही 2 लिखे थे, मैंने कहा चलो इज्जत इसी में है कि चुप कर जाओ। तो इनपुट्स ऑफ प्रोसेस बी, जो प्रोसेस बी में कॉस्ट ऐड हुई हैं, इनमें लेबर ऐड हुई है, और सवाल दूर है जरा नजदीक करें, लेबर ऐड हुई है और ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। तो लेबर कितनी जी, 27520, और फैक्ट्री ओवरहेड्स जाहिर है एब्जॉर्ब नहीं होंगे, बताया नहीं है तो ये ज्यूम करना है 480। अब नॉर्मेलिटी तो आज है ही कोई नहीं ना, लो जी ऐप पे आज सवाल। अच्छा जी, अब ये तो अभी वो असल में क्वांटिटी को पहले देखना है ना हम, ठीक है। तो इनपुट तो आ गया, उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी बता रहे हैं, नॉर्मल लॉस इसने नहीं बताया, ठीक है, नॉर्मल लॉस नहीं बताया, और एक्चुअल आउटपुट बता रहे हैं हमें, और ये एक्चुअल आउटपुट टू प्रोसेस सी है या फिनिश गुड्स है, सी, ठीक है, प्रोसेस सी को जो चला जाना है आउटपुट, ठीक है। तो वो कितना है वो भी बता रहा है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी बता रहा है जी, जो बता रहा है वो तो ले लें जी। ओपनिंग वर्क इन क्लोजिंग वर्क में 10,500 लीटर, और यूनिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए तो आ गया था टू सी, 39,500 आ गया, 39,500, $39,500, ठीक है जी। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया 10,500। अब 55,000 और इधर 55 नहीं है, इधर 55,000 से कम है, तो कितना कम है जी, 5,000। ये 5,000 नॉर्मल या अब नॉर्मल, उसने कहा जितना भी लॉस आना है इस प्रोसेस में वो सारे का सारा क्या है, नॉर्मल। तो इसीलिए आज फिर बैलेंसिंग हमने क्या निकाल लिया, तो प्रोसेस को प्रोसेस से करना है, मैं कहता हूँ तो बच्चों को मसला नहीं होना चाहिए था। तो नॉर्मल लॉस आज बैलेंसिंग आ गया, कितना, ठीक है। अब सवाल पूरा गुजर गया, इधर देखो कहीं पूरे सवाल के अंदर आपको नजर आया हो कि हमें कोई नॉर्मल लॉस की स्क्रैप गिवन हो, आज बोलो है गिवन है। बहरहाल रूल तो यही है कि नॉर्मल लॉस को स्क्रैप वैल्यू पर लिखते होते हैं, लेकिन आज नहीं गिवन, पहली बार ऐसा हुआ तो डैश लगा देंगे, क्योंकि इसकी अपनी कॉस्ट नहीं होती, इसकी स्क्रैप वैल्यू पर इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि कॉस्ट को कम कर ले। ये डे 1 से बात चली आ रही है, पहले तो अजीब सी बात लग रही थी, फिर आहिस्ता 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 अब ये इसकी समझ आना शुरू होगी थोड़ी सी। अच्छा, अब वही बात भाई, अब मुझे टोटल मिल रही है, लेकिन यहाँ पे लिखो कितनी कॉस्ट टोटल, 142,000 142,000, लेकिन बैलेंसिंग कुछ नहीं निकाल सकता मैं, क्योंकि 2 चीज़ें हैं आज, एक चीज़ तो नहीं है, 2 हैं, बैलेंसिंग नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब ईपीयू की तरफ जाएंगे, तो वर्किंग वन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में मेरी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 2, एक मटेरियल जिसके बारे में कह रहा है कि स्टार्ट पर ही सारे का सारा लग जाता है, दूसरा कन्वर्जन है जो कि आप बताने की ज़रूरत नहीं होती, उसको कन्वर्जन हमेशा ही क्या होती है, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस चल रहा है कन्वर्जन भी हो रही है, ठीक है। तो कैसे तो मटेरियल के हिसाब से 100% बन रहा है, और कन्वर्जन के हिसाब से 33.3
0.34%। अब ये 535 लो, अब ये आपने वर्किंग नंबर 2 में उसको निकाल के दिखा देना कैसे निकला ये बताना है। ठीक है, तो वर्किंग 2 एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज आपने निकाली है कैसे, 50%, ऐसे लिख के ज़्यादा बचत हो जाएगी ज़रा, 0.5 40% है, प्लस 0.2 30% है, प्लस 0.3 245% है। तो आंसर इज 33.35%। ज़रा टाइम बच गया, परसेंटेज बार बार लिखने से बचत होगी। तो ये मैंने निकाला था सवाल पढ़ते हुए, ऊपर लिख दिया, ज़रा ज़हन में रहता है। ठीक है, अब क्या 3 चीज़ें आती हैं यहाँ पर जी, क्या 3 चीज़ें आती हैं, एक्चुअल आउटपुट प्लस एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है, ये 100% कंप्लीट है मटेरियल और कन्वर्जन के हिसाब से। ऊपर मैं यूनिट्स लिखना आज भूल गया, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, कर सकते हैं माफ़। उसके बाद यहाँ पर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन परसेंटेज है, सवाल में कहीं गिवन है, नहीं बताया तो बस सही है, फिर नॉर्मल यही होता है साल के प्रोसेस के एंड पे, तो वो 100% ही है। लेकिन ओहो आज तक नॉर्मल लॉस है ही नहीं, चलो अच्छी बात है। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन की परसेंटेज से, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 10,500 है, जो मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है और कन्वर्जन के हिसाब से 33.35, कितना बनता है 3502। लो जी, यहीं पे टोटल कर इक्वलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आपके निकल आए हैं। ख़वातीनो हजरात तवज्जो फरमाएं जी, 50,000 और 43,002। इक्वलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अब मुझे चाहिए कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो अलग अलग टुकड़ों में निकलेगी। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट, अब ये तो लेबर और ओवरहेड है, तो मटेरियल कॉस्ट तो फिर 99,000 ही बनी। क्यों अहमद भाई, किधर गए अहमद भाई, हाँ क्यों, समझ आई, यही पूछा था ना आपने, कॉमन सेंस की बात, लेबर ओवरहेड तो आगे है, मटेरियल कॉस्ट तो फिर यही है। ठीक है, मटेरियल कहता है सारा मटेरियल लगता है स्टार्ट में, तो फिर ₹99,000 आ गया, और -0 कर दूं ताकि आप भूलें ना, अगर मटेरियल इसकी नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू हो तो यहाँ पे आती है, नहीं है तो 0, पर्चे में ना लिखना पर अभी लिख रहा हूँ, लिख भी तो खैर है वैसे, डिवाइडेड बाय 50,000 यूनिट्स, ये ऊपर पड़े हुए हैं, क्या आंसर आ गया 1.98। उसके बाद कन्वर्जन में ये दोनों हैं, लेबर और ओवरहेड्स, कन्वर्जन कॉस्ट इकट्ठी होती है ना, तो इसको इकट्ठा करो, फिर टोटल करके लिखा दो। चलो यहाँ पे टोटल कर देते हैं, ₹27,520 प्लस ₹15,480, सही लिखा है मैंने, डिवाइडेड बाय यूनिट्स। वो इकट्ठा भी करके लिख सकते थे, मैंने कहा चलो कैलकुलेशन यहीं पे शो कर देते हैं, अब फिर और क्या अलग, वहाँ पे भी बच्चे प्रोसेस कॉस्ट, प्रोसेस अकाउंट के अंदर भी डिब्बा लगा के टोटल कर देते हैं वहीं पे ही। बहरहाल जी, कितने यूनिट्स हैं, 43,002 यूनिट्स, तो क्या आंसर क्या है जी, 0.99, और 2 ही काफ़ी है ना, 2 डेसिमल काफ़ी है। यहाँ पे टोटल क्या आ गया फिर, रुपीस कितना 2.97 पर लीटर, यूनिट्स लीटर्स, वो लीटर्स थे, ठीक है, यूनिट्स नहीं है लीटर्स है। खैर फर्क तो कोई नहीं पड़ता, आप कॉस्ट में निकाल लेंगे, यूनिट्स लिख लें तो भी खैर है, यूनिट्स ही होते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजर हैं, कौन से यूनिट्स, तो कॉलम ही अलग बन जाता है, तो अलग अलग ही लेंगे, अगर इकट्ठा है तो कभी भी इकट्ठा है तो आप इकट्ठा करेंगे,
मतलब यही तो सिखाया था कि जितनी परसेंटेजेस गिवन है, जितनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, उतने कॉलम बनाओ, मतलब ही यही है। अगर कन्वर्जन की एक ही स्टेज गिवन है तो इसका मतलब मटेरियल है चाहे ओवरहेड है वो इकट्ठा ही लगा है, तो 2 कॉलम बना के टाइम क्यों ज़ाया करें? 2 कॉलम बना के भी नतीजा तो यही निकलना है। 27 को भी 42,200 से और 15 को भी इसी से ऐड डिवाइड करना है, तो अल्टीमेटली उन 2 का मतलब तो एक ही है। हाँ, अगर यूनिट्स डिफरेंट होंगे तो वो कब होंगे? जब ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट होगी लेबर और ओवरहेड। तो जब वो डिफरेंट होगी तो वो तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते, वो तो वैसे ही अलग अलग कॉलम है। समझ आई है? समझ तो आ रही है ना? प्रोसेस कॉस्टिंग आसान लग रहा है? मुश्किल फेज में दाखिल हो चुके हुए हैं हम, वैसे नहीं है मुश्किल, मैं बता रहा हूँ, है ही नहीं मुश्किल। और पक्का सवाल भी आता है। याशी लग गई आपकी, ले जी, याशियां लगी हुई हैं, याशियां। वेयर इज द ब्लू? ये नहीं लेके जाना था, ये नहीं लेके जाना था, कॉस्ट निकालनी थी। अच्छा जी बेटा, प्रोसेस अकाउंट में 39,500 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें ₹2.97 से, वर्किंग नंबर 1 से आया है। क्यों ₹2.97 से कर दिया? क्योंकि एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स जो हैं ये 100% कंप्लीट है हर लिहाज से। आंसर क्या आया? हाँ, 731। और इसको क्या कर दें अब? बैलेंसिंग निकालें बस, ठीक है। मैं पर्चे का टाइम बचाएं ना जी। 142,000 माइनस दिस इज इक्वल टू 24। वैसे शायद राउंडिंग का डिफरेंस आ जाए, लेकिन चेक करना हो तो कर लें, आप यूं करेंगे, आप कहेंगे जी मटेरियल के हिसाब से 10,500 इंटू 1.98 है, प्लस दूसरा हिस्सा कन्वर्जन के हिसाब से 3502 यूनिट्स बने हुए हैं इंटू 0.99, तो इसका टोटल क्या बनता है? थोड़ा राउंडिंग का डिफरेंस होगा, मैं तो वही लिख रहा हूँ, बस ठीक है, यही नहीं है, थोड़ा सा राउंडिंग का डिफरेंस है ना, राउंडिंग 24257 है, बस मैंने वही जान के लिख दिया। राउंडिंग का डिफरेंस है, पता है आपको भी, ये क्या होगा 0.999999। तो हम बैलेंसिंग निकालेंगे तो इससे एक फायदा ये भी होगा, देखो लेजर में आखिरी फिगर बैलेंसिंग निकालने का फायदा क्या है? राउंडिंग का एरर, यानी डिफरेंस, एरर तो नहीं होता, राउंडिंग का डिफरेंस क्या हो जाता है? निकल जाता है, एक फायदा। दूसरा टाइम भी बचता है। और अगर लेजर नहीं बनवाएगा, आपसे थोड़ी देर पहले जो मैंने काम किया, कॉस्ट मांग लेगा, तो कॉस्ट में तो लेजर होता नहीं है कि बैलेंसिंग निकालना हो, तो जो आप 2 डेसिमल तक चल रहे होंगे वही आंसर ठीक है, आपको परेशानी नहीं होगी पर्चे में। ये बात समझ आई है? हाँ, ब्लू मार्कर अच्छा सा कोई मंगवा लें, ले जी इसकी पिक्चर ले लें और भाई इसको मिटा दें। अच्छा जी, एक सिचुएशन अब आ रही है आपके सामने, वो सिचुएशन ये है, सितंबर में मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था 12 यूनिट्स, सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहा हूँ इस वक्त। मैंने ना आपको इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालना सिखाने हैं, ठीक है? तो जी 12 यूनिट्स मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था, ठीक है? मैंने सवाल ये अक्टूबर का कराना है आपको, अक्टूबर और नवंबर ये सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा, क्योंकि मैं ओपनिंग भी लाना चाह रहा था, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बन गया 12, ये भी याद कराना था। फिर ड्यूरिंग द ईयर डेबिट्स होते रहे, पीरियड में डेबिट्स होते रहे, क्रेडिट्स होते रहे, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेट से 10 आ गया, ठीक है? 10, ठीक है? अब ये 10
नवंबर के अंदर ओपनिंग बनेगा। मैं अब आपको ना अक्टूबर में ला खड़ा करूंगा। हम खड़े होंगे इस वक्त अक्टूबर में, ठीक है, बात समझिएगा। मैं इस वक्त खड़ा कहां पे हूं? अक्टूबर में, ठीक है। तो ये सारी बातें हम अक्टूबर के लिए करेंगे। वो तो सिर्फ इसलिए बना दिया कि आपको जो दूसरी मुसीबत लाहक होती है ना, वो मुसीबत से तो आपकी जान छूट जाए। जब आप क्या करते हैं भला, क्या करते हैं, क्या करते हैं बताएं? एक पीरियड का क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस अगले पीरियड का ओपनिंग बनाने की बजाय अगले, बस मैंने इसको थोड़ा सा, इसकी थोड़ी रोकथाम की। अब दो सिचुएशन बनाऊंगा, यानी दो सवाल बना रहा हूं, ठीक है। मामला कुछ ऐसे है कि हमने एक इंस्पेक्टर रख लिया है, ठीक है। ये प्रोसेस, ये स्टार्ट, प्रोसेस का स्टार्ट है। जैसे हजरत हमारे इंस्पेक्टर है ना, आकर देखते हैं 2-3 दिन बाद काम सही जा रहा है, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे ही हमने एक इंस्पेक्टर रखा। ये मेरे मासूस मोहब्बत है, लेकिन तुम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। जायज़ फ़ायदा उठाया करो जी। हमने एक इंस्पेक्टर रख लिया है और उस इंस्पेक्टर का काम क्या है? वो ये प्रोसेस चल रहा है ना, ये शुरू होता है प्रोसेस, एक यूनिट यहाँ पे इनपुट होता है और ये यहाँ पे आके यूनिट कंप्लीट होकर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ कहीं मिसाल के तौर पे 70% जब प्रोसेस कंप्लीट होता है ना, 70%, तो यहाँ पे हमारा इंस्पेक्टर खड़ा है। इसको कहा जाता है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। क्या कहा जाता है जी? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। यहां पे जनाबे इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, जनाबे इंस्पेक्टर साहब, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि बल्कि इससे पहले भी एक छोटी सी बात करके अगर मैं आता तो ज्यादा अच्छा होता। बहरहाल समझ तो वैसे आ ही जाएगी ये बात भी। बहरहाल इसको थोड़ा सा थल्ले ले आए और मैं आपको क्या बताने लगा हूं कि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकाला करते थे हम अभी तक। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हम निकाला करते थे अभी तक। बोलो, निकाला करते हैं ना? अच्छा, ये नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हम निकालते थे सिंपल इनपुट यूनिट्स पे नॉर्मल लॉस की परसेंटेज निकाल के। लेकिन इन सब सवालों को जिनको आपने किया है, इनमें एक कॉमन बात थी, जिस वजह से मैंने इनको पहले करा लिया और बाद में अब जो आ रहे हैं उससे पहले। जाहिर सी बात है, आपको पता ही है, मजबूरी में मैं फंस के कुछ करवाना है तो कराना, वरना जब तक काम चलता है मैं तो चलाता हूं, हैं जी। मामला क्या है? मामला ये था कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन नहीं होती थी। इफ स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, आपने 8वां सवाल भी होमवर्क में किया है? हैं? नहीं? चलो आज कर लेना। किया था तो फिर इसमें जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन उन्होंने बताई है, ये क्यों नहीं है, ये फिर इंशाल्लाह टाइम मिला तो आज प्रूव करूंगा, वरना नहीं। मतलब 8वें सवाल तक ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता। उसकी वजह क्या है? मैं जैसे कह रहा हूं फिलहाल ऐसे समझो 8वां सवाल नहीं किया हुआ। इफ स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन ना हो तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हम निकाला करते हैं, बल्कि करते थे अब तक, ठीक है। बल्कि अभी भी ऐसा होगा, कुछ सवालों में नहीं होगी तो ऐसे ही चलेगा। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हम निकाला करते थे इनपुट यूनिट्स इनटू नॉर्मल लॉस परसेंटेज। हाँ जी, ऐसे ही निकालते थे। बोलो। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है सवालों में, हम इंस्पेक्टर रख लेते हैं एक, तो सवालों में बता देता है कि जी इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं किसी एक स्टेज पे प्रोसेस की, ठीक है, कंप्लीट होने से पहले ही खड़ा कर देते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि यार देखो, जो लॉस होने वाले यूनिट्स उनको साइड पे करो ना, फिर उन पे भी खामखा कॉस्ट लगती जाती है एंड पे जाके। जब एक प्रोसेस, कुछ प्रोसेस होते हैं ना, कुछ पहले पता लग जाता है कि ये यूनिट खराब होने वाले हैं, या ये अब सही नहीं चलेंगे, या ये खराब होना शुरू हो गए, साइड पे करो ना उन पे, बाकी कॉस्ट ना लगे। तो कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं। तो हमने अगर इंस्पेक्टर रख लिया है तो इसका मतलब स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन सवाल में गिवन होगी। इफ स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन सवाल में गिवन हो इज गिवन इन क्वेश्चन, तो फिर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स जो हैं वो आपके
इंस्पेक्टेड यूनिट्स की परसेंटेज के हिसाब से निकलेंगे, ठीक है। इंस्पेक्टेड यूनिट्स मतलब सवाल में यूं लिखा होगा, सवाल में लिखा होगा, बल्कि मैं पहले यहां लिख देता हूं, नॉर्मल लॉस निकालेंगे हम इंस्पेक्टेड यूनिट्स इनटू नॉर्मल लॉस परसेंटेज। इनपुट यूनिट्स नहीं, इनपुट यूनिट्स नहीं, इंस्पेक्टेड यूनिट्स। हर यूनिट इंस्पेक्शन से गुजरता है। तो जो इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं उसका वो कहेगा, ना भी कहे तो मिसाल के तौर पर कहते हैं 5% ऑफ नॉर्मल लॉस होता है, उसमें फिर होगा पता क्या होता है, इस तरह से है, एक लाइन लिखी होती है सवाल के अंदर जिससे आपको पता लगता है कि आपका इंस्पेक्टर मौजूद है। वो लाइन क्या होती है वो जरा देख लें, जरा खुला खुला करें इसको, बड़ी अहम बात है, कपासी काश्तकारों के नाम ये अहम पैगाम है। पहली बात तो ये लिखी हुई मिलेगी आपको, लॉसेज आर आइडेंटिफाइड, लेट्स से लिखा होगा लॉसेज आर आइडेंटिफाइड व्हेन यूनिट्स आर 70% कंप्लीट। व्हेन, ये मेरे सवाल के हिसाब बन गए ना, मैंने आगे जो एग्जांपल बनाई थी, व्हेन यूनिट्स आर 70% कंप्लीट। तो कहता है जब लॉसेस कब पता लगते हैं, यानी इंस्पेक्टर कहां खड़ा है 70, लॉसेस कब पता लग जाते हैं 70। तो लॉसेस आर आइडेंटिफाइड व्हेन यूनिट्स आर 70% कंप्लीट। यानी अब हम उस तरफ चल रहे हैं बेटा कि अब हमारा अगर एबनॉर्मल लॉस भी होगा जिसके बारे में हम कहते थे ये तो एंड पे ही आया, सारी कॉस्ट लग गई, अब वो भी वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से आया करेगा, ठीक है ना। लेकिन उसका इतना मसला नहीं है। बड़ा मसला क्या है, वो तो सिर्फ एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग यूनिट्स आ गए, उस पर आपने स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन लगा दी, मटीरियल स्टार्ट पे लग जाता है 100% और कन्वर्जन 70%, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वो मसला नहीं है। बड़ा मसला क्या है, बड़ा मसला है बड़ा मसला है नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालना, क्योंकि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आज हम किससे निकाल रहे हैं, इंस्पेक्टेड यूनिट्स पर परसेंटेज लगाकर, ठीक है जी। तो दूसरी बात ये है, फिर तो अगर ये है तो फिर वही तो लड़ाई चलने लगी अब, ठीक है। इंस्पेक्टेड यूनिट्स इनटू कि जो यूनिट्स इंस्पेक्ट हुए हैं उनके 5% ही फिर खराब होंगे ना, फिर सारे इनपुट तो नहीं ना, ठीक है। अब आप कहोगे इनपुट यूनिट्स और इंस्पेक्टेड यूनिट में फर्क क्या है, भाई फर्क यह है कि ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आ रहा होता है, इनपुट तो इस पीरियड में हुआ, अगर वो इनपुट 70% से पहले पे पड़ा हुआ है, मतलब क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 70% से पहले पड़ा हुआ है, तो वो तो इंस्पेक्ट ही ना हुआ। और ओपनिंग अगर 70% से आगे का पड़ा हुआ है तो वो पिछले महीने में इंस्पेक्ट होकर निकल गया होगा, मकसद वो तो आगे निकल आया। तो ये असल में लड़ाई अब चलने लगी। घूमने का टाइम हुआ चाहता है अगले 10 मिनट के लिए, फिर अगर मैं वो जुगाड़ वो आपको फॉर्मूला बताऊंगा सारी बात के बाद तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नहीं, घूमने का वक्त नहीं होगा, घूमने का वक्त नहीं है, तसल्ली से सोचें तो समझ आता है। लेकिन पर्चे के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट इसलिए बताऊंगा कि पर्चे में तसल्ली से सोचने का टाइम नहीं रखना हमने, उसमें तो टाइम बचाना है हम। तो कॉन्सेप्ट पहले पूरा सीखते हैं फिर शॉर्टकट की तरफ आते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज दिस कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन सवाल में गिवन है, अगर गिवन है तो फिर नॉर्मल लॉस कैसे निकलेगा, इंस्पेक्टेड यूनिट्स, और इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैसे निकलेंगे, ये लड़ाई मैं अब शुरू कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है, सही है। चले, अच्छा, अब बात ये चल रही थी कि मुझे इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने हैं, ठीक है। अब इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए थोड़ा पहले इस एग्जांपल को समझ ले, फिर अपने सवाल पे चले जाते हैं, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं जी, मिसाल के तौर पे मेरा जो पिछले पीरियड में वर्क इन प्रोसेस था, पिछले पीरियड के अंदर ये लेट्स से ये कंप्लीट था, इसको अच्छा मैं पहले एक सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे, पहले ही तैयार हो जाना है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि आप अक्टूबर में खड़े हैं, कहां खड़े हैं, अक्टूबर में। मैं ये कहता हूं कि अक्टूबर में ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो बनना है ये अक्टूबर में इंस्पेक्ट हो, ये अक्टूबर में इंस्पेक्ट हो, तो फिर इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होनी चाहिए कि ये अक्टूबर में इंस्पेक्ट होगा, आप बताएं। नहीं, सितंबर के अंदर तो ये क्लोजिंग था ना बेटा, यही तो ओपनिंग बना है ना। तो बोलो 70% से कम होगी, 70% से कम होगी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 12 की। यहां पे ये लिखा हो स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है जी, यहां पे लिखा हुआ है जी ये 60% कंप्लीट है, कितना जी, एज टू मटीरियल 100% एज टू लेबर, ठीक। कन्वर्जन क्या गिवन है जी 60%। अब
इसका मतलब ओपनिंग डेट पर भी ये क्या है, और हम इस वक्त खड़े हैं अक्टूबर के महीने में, ये हमारा अक्टूबर का महीना है। तो अक्टूबर के महीने के अंदर इसको नीचे लाएं, सितंबर में ना मिक्स कर देना, ये अक्टूबर है। अब अक्टूबर का महीना जब शुरू हुआ तो मशीन के ऊपर जो यूनिट्स पड़े थे वो पिछले महीने के एंड पर इंस्पेक्शन से नहीं गुजरे थे, यानी वो शायद इतना कंप्लीट थे, इतना ठीक है। तो जैसे ही ये मशीन इस महीने चलेगी तो ये इंस्पेक्ट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक यूनिट है ना, मिसाल के तौर पे ये मार्कर हमारा जो है ये प्रोसेस 1 में अभी नजर नहीं आ रहा आपको, चलते 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 ये मार्कर, ये आगे निब आ गई, ये आगे ढक्कन आ गया और ये कंप्लीट होके निकल गया। लेकिन इंस्पेक्शन कब करते हैं हम, जब ढक्कन लगना हो। अब अगर तो ये मार्कर इस प्रोसेस में इधर तक पहुंच गया था तो इसी महीने में इंस्पेक्शन हो जाएगी और फिर अगले महीने का ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ये ऑलरेडी इंस्पेक्टेड होगा, इसमें से लॉस वाले यूनिट्स निकल चुके होंगे। और अगर ये कहीं इधर पड़ा हुआ और महीना खत्म हो गया तो ये यूनिट्स इंस्पेक्ट होने से रह गए हैं, तो अगले महीने में जब जाएंगे तो फिर ये जब यहां तक पहुंचेंगे तो ये भी इंस्पेक्ट होंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप चाहते हैं, मतलब चाहते नहीं, वैसे सवाल होगा, लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स में ये 12 हों तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताएं क्या होनी चाहिए इनकी। इनकी 70% से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर 70% पर ये पहुंच गए हैं तो प्रोसेस ए में ही, इसमें सितंबर में ही ये इंस्पेक्ट हो जाएंगे और इनमें से गला खराब यूनिट्स निकल जाएंगे और उसके बाद फिर ये अगले महीने में जाएंगे भी तो इनमें से इंस्पेक्टेड यूनिट, इनकी इंस्पेक्शन नहीं होनी तो इनमें से नॉर्मल लॉस के यूनिट नहीं निकल सकते। प्रॉब्लम समझ आई है? तो फिर मैं दोबारा आगे चलूँ यहां से लेकर बात को। प्रॉब्लम समझ आई है? इंस्पेक्टेड यूनिट्स क्यों आगे स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन की वजह से, क्योंकि अगर मामला इस तरह से है, ये पिछले पीरियड के अंदर ये था ना, ये प्रोसेस तो उसी तरह से है, प्रोसेस का स्टार्ट है, प्रोसेस का एंड है। तो सितंबर के महीने की अगर मैं बात करूं, ये सितंबर का महीना है, तो सितंबर के महीने में भी इंस्पेक्टर का तो यही है, कमरा ही यहां पे, जब इसके यहां पे बिठाया हुआ है, जहां से जब चीज गुजरती है तो चीज 70% कंप्लीट होती है। तो अगर सितंबर के अंदर एक चीज यहां पर पहुंची थी तो क्या सितंबर में वो इंस्पेक्ट हुई? नहीं हुई। तो इसका मतलब पिछले पीरियड में इंस्पेक्ट होने से रह गई थी, तो जब अक्टूबर के महीने में आएगी और मैं इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल रहा होऊंगा अक्टूबर के माह के, फॉर अक्टूबर, तो यूनिट्स हैं, ठीक है ना, ये क्या है? यूनिट्स हैं। तो मैं अक्टूबर के अगर यूनिट्स निकाल रहा हूं तो मैं कहूंगा जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 12 यूनिट्स भी इंस्पेक्ट होंगे, ठीक है, सही है, बात समझ आई? अच्छा, दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है आपके, अब मैं खड़ा अक्टूबर में हूं, मेरा सवाल अक्टूबर का है, वो तो मैंने वैसे समझाया था आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो, अब ये 12 तो इधर चले होंगे इस महीने में और ये यहां कहीं आके कंप्लीट होके फिनिश गुड्स बन गए होंगे, फिर और भी बनते रहे होंगे और फिर एंड पर नया वर्क इन प्रोसेस आ गया। अब इस महीने 10 यूनिट्स आधे बने हैं, आधे नहीं बने। अगर आप चाहते हैं कि ये भी इंस्पेक्ट हो, इस महीने में इंस्पेक्ट हो, तो इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होनी चाहिए? सोच के बताना तसल्ली से। 70% से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इंस्पेक्शन करवानी मकसूद है तो फिर इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 80% होनी चाहिए, लेट्स से, ठीक है जी, ओके। इसका मतलब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अगर आपका पड़ा हुआ है तो उसको यहां से माइनस कर देंगे, नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि इसको भी इंस्पेक्टेड यूनिट्स में आपने लाना है। यहां पे हम क्या निकालने चले हैं जी? इंस्पेक्टेड यूनिट्स। क्या निकाल रहे हैं जी? तो फिलहाल मैंने सिर्फ आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का रूल बताया है, ये सारी बात इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, लेकिन एक रूल बनाने लगा हूं, ठीक है। असल में ना बात ये ज़हन में रखिएगा, इंस्पेक्टेड यूनिट्स का फॉर्मूला जो है वो ऐसा है, आपको कंफ्यूज असल में वही कर देता है, ठीक है। लेकिन जब एक बार आज का दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस, उसके बाद ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। तो असल में मुकम्मल क्या होता है, इनपुट इस महीने में भी तो कुछ होना है, ठीक है। इधर ये तो ओपनिंग आया, यहां से इनपुट इस महीने नहीं होगा, काम चल रहा है तो इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन आपने लेना है। सेवेंटी से कम होगी तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स में नहीं आएगी, 70% पे भी हो जाएगी यार, ये कौन सी बात है?
70%, जब बेटा 70 तो हो जाएगा ना, 70 को एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं यार, कर देना 70। एक बड़ा सवाल है, सवाल करना ला कराया करो। ये जरूरी क्यों है? 70% से ऊपर जाना जरूरी इसलिए है कि 70% या उससे ज्यादा पर वो इंस्पेक्शन होगा। अब ठीक है, और 69 होगा तो नहीं होगा। अब सवालों में ऐसे नहीं करेगा, सवालों में ऐसे होगा कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन अगर 70% है तो कंप्लीशन 80 पे होगी, 60 पे होगी, 69.9999 नहीं होगी। बिफोर इंस्पेक्शन, इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन। मैं पता नहीं कितने पहुंचे होना थे तुसी, पता लगता है वो पिछले स्टॉप ही रह गए हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी 98 यूनिट्स मैंने इस पीरियड में इनपुट किए हैं इंस्पेक्शन से पहले, ठीक है। अब देखो ना, एक प्रोसेस चल रहा है, 12 यूनिट स्टार्ट में आए थे, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस थे, वो कंप्लीट होकर यहाँ से निकल गए होंगे फिनिश गुड में। फिर हमने 98 यूनिट्स और भी इस पीरियड में इनपुट किए, वो भी चलते आए, वो भी इधर से गुजरे या नहीं गुजरे होंगे, कुछ गुजर गए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभी भी पड़े हुए हैं। ये मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूं। अब मैं अगर इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालना चाह रहा हूं तो 12 भी इंस्पेक्ट हुए हैं, और बोलो 12 इंस्पेक्ट हुए हैं, बोलो, और 10 इंस्पेक्ट हुए हैं। अब अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर यहां पे 10 लिख गया ना, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स कितने बन जाएंगे जरा बताओ। वैसे अभी कितने 110। क्या 110 यूनिट्स इंस्पेक्ट हो गए हैं? क्यों? क्योंकि ओपनिंग वाले भी अभी 70 से पीछे थे, वो भी इस पीरियड में इंस्पेक्ट हुए, और जितने इनपुट हुए चाहे बन के निकल गए चाहे क्लोजिंग पड़े हुए हैं, वो क्लोजिंग भी 80% से ऊपर जा चुके हैं, इसलिए वो भी इंस्पेक्ट हुए। इसका मतलब टोटल 110 यूनिट्स हमारे इस पीरियड में इंस्पेक्ट हुए हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपने यहां पर यूं लिख दिया 10, तो यहां पे क्या आएगा? इसका मतलब ये 100 इंस्पेक्ट नहीं हुए, ठीक है। अब ये सारी सिर्फ लॉजिक समझाई है, जो कि समझ आपको 2 दिन में आएगी, ठीक है, आ जाएगी। नहीं कैसे आएगी, इसकी जुर्रत है, ये कैसे नहीं आएगी, लेकिन आज का दिन नहीं आएगी। आज का दिन तो गुजारा करेंगे एक फॉर्मूला से, मेरे जैसे बच्चे। बाकी जिनको समझ आ गई उनकी बहुत अच्छी, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात देखो भाई, मिसाल के तौर, मैं मिसाल बदलता हूं, मैं मिसाल के तौर पे यहां लिखता हूं कि यहां पर क्या कर दो, यहां पर भी कर दो 60%, लेट्स से, चलो 60 ना करो, आप करो जी 65 करो जी, सेम हो रहा है 65%। अब मुझे बताओ इनपुट इस पीरियड में कितना हुआ है? इनपुट इस पीरियड में कितना हुआ है? मैंने 98 बोला, ऐसे ही है। अब मैंने नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालने हैं ताकि मैं एक्चुअल आउटपुट का पता लग सके कि वो कितनी, वो लेफ्ट से बैलेंस ही निकालनी होगी मैंने, है। अब मेरा मसला ये है, मैं इंस्पेक्टेड यूनिट्स पर परसेंटेज लगा सकता हूं। मेरी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है इस सवाल में 70%, ठीक है, 70%। भाई लॉजिकली समझा लूंगा मैं, समझ भी आ जाएगा, लेकिन पर्चे में ना बहुत परेशान करता है, इसलिए थोड़ी सी बात समझा के एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा, उससे प्रूफ करूंगा, और क्लास के एंड तक वो समझ आ जाएगा। फिर उस फॉर्मूला को एक आधा दिन आपसे लिखवाऊंगा, उसके बाद लॉजिक तो समझ आएगी होगी, पर्चे के अंदर सिर्फ एक ब्रैकेट का काम रह जाएगा, ये जो मैंने आज घंटा लगाना है, वरना काबू नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब मेरा सवाल है, बल्कि ये सवाल है आपके सामने, ठीक है, मेरा सवाल है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 12 यूनिट्स हैं, वो 60% कंप्लीट है, क्लोजिंग जो है वो 65% कंप्लीट है, और मेरी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन सवाल में मैंने दी हुई है 70%। मुझे अक्टूबर के महीने के इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल दो जी, किसी भी तरह से निकाल दो, ये मेरे फॉर्मूला को छोड़ो, आप इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल दो, किसी तरह से निकालो, मैं फॉर्मूला बाद में बनाता हूं। देखो डेबिट साइड पे क्या पड़ा है, 110 यूनिट्स, टोटल 110 यूनिट्स पड़े हैं, जिनमें से 10 यूनिट्स जो हैं वो अभी कंप्लीट नहीं है, कुछ नॉर्मल लॉस होंगे, बाकी एक्चुअल आउटपुट हुआ होगा। मैं पूछ रहा हूं कितने यूनिट्स इंस्पेक्शन से गुजरे, बताओ। अब देखो पहला सवाल, ओपनिंग को ले लें, इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल रहा हूं मैं, ये को प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं निकाल रहा, इंस्पेक्टेड यूनिट्स, इंस्पेक्ट जो हुए वो निकाल रहा हूं। 10 को मैं लूं इस वर्किंग में, क्या 10 इंस्पेक्ट होने हैं इस महीने में? क्यों नहीं होने? फिर तो पागल हैं आप लोग, कह रहे हैं 60% पर अगर ओपनिंग पड़े हैं तो इस महीने में ये जब शुरू होगा काम तो 70% पे नहीं आएंगे, इंस्पेक्टर नहीं खड़ा हुआ, तो सितंबर के महीने की बात नहीं कर रहा मैं, अक्टूबर की बात कर रहा हूं। इंस्पेक्टेड यूनिट्स में ये 12 आएंगे। क्लोजिंग बोला था, आई एम सॉरी, मैंने पहले ये पढ़ा हुआ था, मैं तो ये पूछ रहा था।
मेरा सवाल, ओपनिंग यूनिट्स, आप सही है, ओपनिंग वर्क सामने ये पढ़ा था ना, मैं बोल गया क्लोजिंग, माजरत, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। मैं भी कहूं इतने श्योर गलती कैसे बोल रहे हैं, मैं परेशान हो गया था इतनी देर से मैं क्या कर रहा हूं जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स इंस्पेक्टेड यूनिट्स में आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि वो इस प्रोसेस के इस महीने के स्टार्ट में अभी 60% कंप्लीट थे, और जब ये महीने में मशीन चलाएंगे तो ये 70% में पहुंचेंगे। आगे इंस्पेक्टर खड़ा है, तो हमने इसको कहा आ जाओ बिस्मिल्लाह, आ जाओ खुशबू लगा के। 10 आ गए, अच्छा 12। अच्छा अगली बात, अब इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन सारे के सारे ही मैं लेट से मैं कहता हूं मैंने स्टार्ट पे 98 और इनपुट कर दिए, ठीक है। बिफोर इंस्पेक्शन भी मैंने ये इनपुट सारे कर दिए थे, तो ये तो सारे के सारे इंस्पेक्ट होने। अब आप कहोगे नहीं नहीं, ये सारे के सारे कंप्लीट थोड़ा ही हुए हैं, ये तो भी कंप्लीट नहीं हुए, तो चलो इसके बारे में फैसला कर लेते हैं। मेरा अगला सवाल आ गया, मेरा 10, मेरा अगला सवाल मेनू 10, ये 10 इंस्पेक्टेड यूनिट्स में आए या ना आए? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अभी ये इंस्पेक्टर तक पहुंचे ही नहीं थे कि महीना एंड हो गया। तो अब अगर आपने इसको यहां पर इग्नोर कर दिया, यानी छोड़ दिया, तो यहां पर यूनिट्स कितने आएंगे? ये तो 10 उसमें शामिल हो गए। तो अब तरीका क्या है, इस इक्वेशन के अंदर हम इनको माइनस कर देंगे और यहां पे क्या बचेंगे? 100। ये असल में समझाना चाह रहा हूं कि इक्वेशन परेशान करती है। असल में ना ये इक्वेशन उससे मिलती जुलती है ना, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, इसलिए थोड़ा परेशान करती है। वो नहीं है, भूल जाओ सब कुछ, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? इंस्पेक्टेड यूनिट्स। क्या है? इंस्पेक्टेड यूनिट्स। कितने यूनिट्स इस पीरियड में इंस्पेक्ट हुए? मैं मुख्तलिफ सिचुएशन बना रहा हूं, अब मुख्तलिफ सिचुएशन बना रहा हूं, ठीक है। पहली सिचुएशन ये आपने बता दी, बल्कि शुरू से करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं शुरू से। आप बताएं, ये इनपुट ऐसे ही रहना है, ठीक है। अब आप बताएं पहले क्या करना पसंद करेंगे जी कितना आपका वर्क इन प्रोसेस आपने कंप्लीट रखना है? मैं कहता हूं 75 कर लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा इंस्पेक्शन 75% है, इसको भी 75 कर दें और इसको भी 75 कर दें, 80 कर दें, डिफरेंट कर दें, आपको सेम हो रहा है। अब सवाल, मुख्तलिफ सिचुएशंस, जो मर्जी करो, इतना परेशान, बड़ा सोच सोच के पहुंच जाते हैं यहां पे, लेकिन घूमता है बंदा और पर्चे में फिर मिस होता है। तो सारा कॉन्सेप्ट सिखाकर फिर फॉर्मूला बनाऊंगा एक, जो फॉर्मूला आपने रट्टा लगाना है एक आधा दिन, उसके बाद वैसे ही आपको समझ आ जाएगी हर बार सवाल में करते करते। अब मेरा सवाल, मैं अक्टूबर में खड़ा हूं, ये मुझे अक्टूबर के इंस्पेक्टेड यूनिट्स चाहिए, ठीक है। क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इसमें ले? ना, इसमें नहीं लेने, क्योंकि अगर इसमें लेंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, ये प्लस वाला है तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहां पे क्या कहा? नो, ठीक है। ये मैं क्या निकाल रहा हूं? इंपॉर्टेंट थिंग इज ये मैं इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल रहा हूं। ध्यान से देखें, बड़ी अहम बात चल रही है। डन हो गया, आगे चले, आगे चले। नेक्स्ट, इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन थे, तो वो फिर पता लग जाएगा कितने जो वर्क इन प्रोसेस में पड़े हैं वो कंप्लीट नहीं हुए, बाकी तो कंप्लीट होकर निकल गए होंगे ना, ठीक है। अब एंड पे आ गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इस पीरियड में इंस्पेक्ट हो गए होंगे? इसका मतलब वो इंस्पेक्टेड यूनिट्स में आने चाहिए, बोलो आने चाहिए ना। अगर मैंने यहां पर लिख लिए तो वो इसमें से माइनस हो जाएंगे, इसका मतलब ना लो। और कितने यूनिट्स इंस्पेक्ट हुए आपने इस दफा? अब थोड़ी सी बात समझ आई? मैं पहले रूल लिखता हूं, अब इसका मैं रूल लिख रहा हूं। मैंने रूल क्या लिखा? अगर ये पहला रूल क्या बना हमारा? ये रूल मतलब रट्टा लगा लेंगे, क्या हो गया, कुछ नहीं होता, लॉजिक तो समझ आ गई है, लेकिन ये इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है, कभी कभी बंदा मारा जाता है फिर पर्चे में, गलती छोटी सी होती है। अब एक हो जाएगा ना कि हम इसके अंदर जो है वो एक थोड़ा सा एक फॉर्मूला सा बना लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम करेंगे लॉजिकली इसको, इंशाअल्लाह पक्का कर लेंगे, ठीक है। इनको पता नहीं की हो गया, थले आ यार उस्ताद, ले जी। अच्छा जी, आप दोबारा ही लिख लिया मैंने वैसे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो मैंने अब क्या किया, ये यहां पर क्या हुआ है, दोनों में डैश ले ली। दोनों में डैश क्यों ली? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से ज्यादा थी, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से ज्यादा थी, तो मैंने यहां पर इस इक्वेशन में इसको नहीं लिखा। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ज्यादा थी तो मैंने नहीं लिखा। और क्लोजिंग को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसकी भी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ज्यादा थी, मैंने इसको यहां पर नहीं लिखा। नहीं लिखा मतलब अगर लिखता ना तो इनमें ना आता, क्योंकि माइनस होना है ना, इसने अप्रोच ऐसे बनाई, ठीक है। तो ये मेरे इंस्पेक्टेड यूनिट्स कितने आ गए? अब ये वाला जो केस है इसके अंदर मैंने क्यों नहीं लिखा, ये मैं वैसे लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। ओपनिंग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि
क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज ज्यादा थी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन परसेंटेज। अच्छा, ये तो हो गया जी ओपनिंग ना लिखने की वजह। यहां पर ओपनिंग यहां पे, हालांकि ओपनिंग यहां पे क्यों नहीं लिखा, मतलब लॉजिकल बात क्या है, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इन्होंने इंस्पेक्ट नहीं होना, इन्होंने इस पीरियड में इंस्पेक्ट नहीं होना, इसलिए हमने इनको नहीं लिखा। ठीक है, एक बात पूरी करने दो ना, हाथ इशारे दे जा रहे हो, देख नहीं रहे मैं कहां पे फंसा हूं। तुम पार्ट 2 शुरू करा लो, एक ही पार्ट चलने दो यार, बंदा फंसे होता है कितने। हाँ, इनको यहां पे ना लेने की, ऊंट रिक्शे में बैठने के तैयार हो गया, अब तुम कर लो पहले काम ये वाला। ठीक है, अब वो निकाल ली करता उसने दूसरी तरफ से ऊंट ने, अच्छा वाला फंसा लिया था मैंने उसको। बात पूरी करने दो मुझे। हाँ जी, इसको यहां पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम चाहते हैं ये इंस्पेक्ट ना हो। यहां लिख लिया तो इसमें ऐड हो जाएगा, डन हो गया। ठीक है, अच्छा क्लोजिंग को यहां क्यों नहीं लिया, अगर लिखे तो माइनस हो जाएगा। क्योंकि आप ये चाहते हैं कि क्लोजिंग इनमें आए, कितने गया, इनमें आए, क्लोजिंग इन यूनिट्स में आए। उसके लिए जरूरी क्या है, इसमें से माइनस ना हो। तो फिर यहां पर आपने इसको क्यों नहीं लिखा, यहां पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से ज्यादा थी। अब मजे की बात, ये क्वेश्चन ऐसी है कि इसने दोनों जगह पे कॉमन कर दिया बात को, कि अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ, मैंने लॉजिकली समझाया है लेकिन फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से ज्यादा होगी, अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से ज्यादा होगी, मैं ये नहीं कह रहा इंस्पेक्टेड यूनिट्स में लेंगे या नहीं लेंगे, मैं कह रहा हूं हम अपनी इक्वेशन में लेंगे या नहीं लेंगे, ये रूल बना रहा हूं। ठीक है, अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से ज्यादा होगी तो हम अपनी इस इक्वेशन में इसको नहीं लिखेंगे। जब नहीं लिखेंगे तो बात वही है जो सोच के यहां पर पहुंचे। ये क्लियर है, ये क्लियर है सबको। जरा पार्ट 2 शुरू करो।